Good morning, student. Today we will start insurance claim. Second method, consequential loss policy. स्टूडेंट्स, हमने इंश्योरेंस क्लेम में फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया है, वो लॉस ऑफ स्टॉक का था। सेकंड मेथड है वो अपना कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से आपको थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें क्या लॉस होता है, तो मैंने यहाँ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और इसका दूसरा नाम क्या लिख दिया, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो हम अभी बात करेंगे। सेकंड मेथड अपना यही है, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान है तो उसका हमें क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे स्टॉक का हमने क्लेम किया था तो उसके अलग अलग स्टेप थे, वैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट का कितना नुकसान है वो हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। इसमें भी मैंने स्टेप कर रखे हैं। अब फर्स्ट तो अपने माइंड में ये है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान फायर से कैसे होता है। देखिए, फायर से यदि लॉस होता है तो फॉर एग्जांपल देखिए, एक बिजनेसमैन के गोडाउन में 31 दिसंबर को डेट ऑफ फायर दी है, इसका मतलब 31 दिसंबर को उसके गोडाउन में आग लगी है या उसके बिजनेस में या उसके शॉप पर। दूसरे 1 जनवरी को जाकर वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वैसा स्ट्रक्चर उसके पास अवेलेबल नहीं है और उस स्ट्रक्चर को वापस मेंटेन करने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ तक लग सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 मंथ, 2 मंथ तक वो स्ट्रक्चर वापस मेंटेन करने में टाइम लगेगा। इस टाइम को बोलते हैं डिस्टर्ब पीरियड, कंपनसेशन पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, या हिंदी में बोलते हैं बाधा काल। तो इस दौरान वो अपनी सेल्स नहीं कर पाएगा और सेल्स नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, सबको पता है कि प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो किससे होता है? सेल्स से होता है। सेल्स होगी प्रॉफिट होगा, सेल्स अधिक होगी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल्स कम हो जाएगी प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। आप सबको पता है सेल्स इक्वल क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये इक्वेशन है। सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स होती है? सेल्स इक्वल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो सेल्स आती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप सेल्स करते हो उसमें कुछ परसेंट प्रॉफिट के भी होते हैं। तो इस प्रकार से सेल्स यदि नहीं होगी तो प्रॉफिट आपको पता है कि नहीं होगा। तो फायर से जो लॉस हुआ है उसके कारण वो स्ट्रक्चर वहाँ नहीं है बिजनेस का, इसलिए आपकी सेल्स नहीं हुई। सेल्स नहीं हुई तो प्रॉफिट का नुकसान हो गया। अब स्टूडेंट, बात यह है कि प्रॉफिट का नुकसान हो गया है तो हमने क्या कर रखी है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन कर रखी है। इंश्योरेंस कंपनी वाले ने हमें गारंटी दे रखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट का यदि लॉस होगा फायर से तो हम आपका पेमेंट करेंगे, बट आप हमें एनुअली प्रीमियम का पेमेंट करते रहें। कहने का मतलब प्रीमियम का पेमेंट करके हम बड़ी रिस्क को कवर कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसमें ही हमारी सेकंड पॉलिसी का नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, जो हमने इंश्योरेंस कंपनी से टेकन कर रखी है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को रिस्क कवर कर रखी है, किसकी? ग्रॉस प्रॉफिट की। तो यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लेम कैलकुलेट करके बताना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है। क्लियर? तो अब कितना लॉस हुआ है इसके लिए हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसके लिए अपने अलग अलग स्टेप दे रखे हैं। यस, फर्स्ट स्टेप अपना ये है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, इसके लिए ये फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से वो हल होंगे। इसमें स्टैंडर्ड सेल्स दे रखी है, एड सेल्स ट्रेंड दिख कर रखा है और एक्चुअल सेल्स लेस कर रखी है और शॉर्ट सेल्स सही है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन करनी है। तो फॉर्मेट तो ये है, बट शॉर्ट सेल्स क्या होती है, स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है, सेल्स ट्रेंड क्या होती हैं, एक्चुअल सेल्स क्या होती हैं, ये भी अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जब जाके आप उस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। ठीक है? अन्यथा मैं आपको क्योंकि ये फॉर्मेट है इससे कर लेना, आंसर तो आ जाएंगे परंतु आप उस क्वेश्चन को इंटरेस्ट से नहीं कर पाओगे, ओनली आंसर तक ही आपका टारगेट रहेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या होती है। शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स का मतलब है सेल्स में शॉर्टेज। जैसे आप मार्केट में
शर्ट परचेज करने जाते हो तो कहते हैं शॉर्ट शर्ट। कभी कभी मैं भी मार्केट में चला जाता हूँ ना, तो मैं व्यापारी को कहता हूँ कि भाई मेरे को तो लॉन्ग शर्ट, तो कि सर ये आपके लॉन्ग शर्ट का ज़माना नहीं है, आजकल शॉर्ट शर्ट पहनते हैं, इसलिए लॉन्ग शर्ट नहीं मिलेगी आपको, या बाद में आपको इधर उधर से अरेंज करके मंगा के देंगे। तो इस प्रकार से शॉर्ट शर्ट का मतलब उसी प्रकार से यहाँ क्या है, शॉर्ट सेल्स मीन्स सेल्स में शॉर्टेज हो रही है। मतलब मान लीजिए आपकी सेल्स 10 लाख की होती है, अब 1 लाख की शॉर्टेज कितनी होगी, 9 लाख की। तो शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स में कमी। अब सेल्स में कमी कितनी हुई है, किसके कारण, रीजन क्या है, फायर के कारण। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, सेल्स में कितनी कमी हुई है या सेल्स फोरगोन कितना हो चुका है, वो हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल्स। तो अब फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या नॉलेज देगा, सेल्स में कमी कितनी हुई है फायर के कारण, ये अपन चेक करना। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ मैंने लिखा है स्टैंडर्ड सेल्स, सेल्स ट्रेंड, एक्चुअल सेल्स। अब स्टूडेंट्स ये भी पॉइंट अपने को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सेल्स होती क्या है, सेल्स ट्रेंड क्या होता है और एक्चुअल सेल्स क्या होता है, ये सभी पता होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने को और एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। डेट ऑफ फायर 1 जनवरी 2019 लिखा है, डेट ऑफ फायर। और डिस्टर्ब पीरियड आपको बोल रहा है, वो डिस्टर्ब पीरियड रहेंगे 3 मंथ। कितने रहेंगे, 3 मंथ। तो ये डिस्टर्ब पीरियड है, डेट ऑफ फायर है 1 जनवरी 2019। और आपको क्वेश्चन में कहा है डिस्टर्ब पीरियड रहेगा 3 मंथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डेट लिख दी है 1/1/2019 से जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ हो गए। ये है, ये कंपनसेशन पीरियड बोल दीजिए इसको, कंपनसेशन पीरियड भी बोलते हैं, डिस्टर्ब पीरियड भी बोलते हैं, इंडेमनिटी पीरियड भी बोलते हैं, बाधा काल भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए मैं एक डेट और लिख रहा हूं इसके नीचे। ये देखिए डेट, मंथ, ईयर में मैंने क्या कर दिया है, एक पीछे कर दिया, यहाँ 2019 था, यहाँ 2018 कर दिया। इसी प्रकार से सेम डेट, मंथ, ईयर में पीछे किया। तो ये तो अपना जो टाइमिंग है वो है डिस्टर्ब पीरियड का। और ये जो टाइमिंग है ये सेम टाइमिंग है, सेम मंथ है, बट लास्ट ईयर के। अब देखिए आप, मेरे को पूछे कि भाई स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है, मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये डेट बताऊंगा, ये होती है। तो अब डेफिनेशन क्या सामने आई निकल कर, डिस्टर्ब पीरियड के जो मंथ है, सेम मंथ लास्ट ईयर की जो सेल्स है, दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स। आपके जो डिस्टर्ब पीरियड है, कंपनसेशन पीरियड है, सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो सेल्स होती है, दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स। देखिए सेम पीरियड है, ये अपने डिस्टर्ब पीरियड है, सेम मंथ, सेम डेट, ईयर मैंने एक कम कर दिया 18 से कर दिया 19 को। ये देखिए, तो जो डिस्टर्ब पीरियड है, सेम मंथ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो ये देखो जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट ईयर की जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। इस प्रकार से आपको पूछना कि स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, कंपनसेशन पीरियड वाले जो मंथ होते हैं, सेम मंथ लास्ट ईयर की जो सेल्स है, दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स। ये है स्टैंडर्ड सेल्स।
ऐड कर रखा है सेल्स ट्रेंड। तो स्टूडेंट सेल्स ट्रेंड का मतलब होता है, सेल्स ट्रेंड का मतलब है आपकी सेल्स कितनी इंक्रीज होगी। तो प्रत्येक बिजनेसमैन सेल्स का ट्रेंड है वो इंक्रीज ही रखता है। प्रत्येक ये चाहता है कि नेक्स्ट ईयर मेरी सेल्स और इंक्रीज होगी। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरी नेक्स्ट ईयर डिक्रीज होगी। हो सकती है बट कोई भी ये चाहता नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके जैसे 12th में परसेंटेज 70% आए तो आप ये चाहोगे फर्स्ट ईयर में मेरे 50% आएंगे, आप ये चाहोगे कि अबव 70% हो। तो इस प्रकार से ट्रेंड रहता है। अब सेल्स में भी क्या होता है, ट्रेंड रहेगा, इंक्रीज ट्रेंड। आपको क्वेश्चन में देगा सेल्स ट्रेंड कितना है, तो सेल्स ट्रेंड जैसे 10%, तो यदि फायर से लॉस नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर मेरी सेल्स 10% इंक्रीज होती। तो यहाँ जो अमाउंट लिखो स्टैंडर्ड सेल्स, उसमें वो सेल्स ट्रेंड जितना भी दे वो ऐड करना है। सेल्स ट्रेंड का मतलब है सेल्स इंक्रीज होने के परसेंटेज बताता है कि नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज होगी। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा सेल्स ट्रेंड कितना है। सेल्स ट्रेंड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज होगी। तो प्रत्येक बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसका बिजनेस इंक्रीज होगा। तो सेल्स ट्रेंड अपने को क्वेश्चन में देगा, ये कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो स्टैंडर्ड सेल्स काउंट करनी है, उस स्टैंडर्ड सेल्स को देख के सेल्स ट्रेंड जितना भी परसेंट है, जैसे 10% है तो इसका 10% काउंट करके यहाँ लिख देना सेल्स ट्रेंड। तो सेल्स ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीज ट्रेंड ही दिया होता है। अब तो ये इंक्रीज क्यों नहीं, फायर के कारण लॉस हुआ है इसलिए नहीं हुई, अन्यथा वो सेल्स ट्रेंड है वो इंक्रीज ट्रेंड होता है। तो लास्ट यदि इन्हीं 3 महीनों में मेरे को मान लीजिए 10 लाख की सेल हुई है, तो करंट में भी मेरे को 10 लाख प्लस सेल हो, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या है कि आप ये बता रहे हो कि इन्हीं 3 महीनों में, जैसे करंट वाले 3 महीनों में जो सेल हुई है वो पिछले इन्हीं 3 महीनों में मेरे को मान लीजिए 10 लाख की सेल्स हुई थी, तो वो 10 लाख की सेल्स है और सेल्स ट्रेंड मेरा था 10%, तो 10% और ऐड कर देंगे तो ये 11 लाख की सेल होती। ये करंट डेट ऑफ फायर वाले जो है ना कंपनसेशन पीरियड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं 3 महीनों में लास्ट ईयर मेरे को 10,000 हुई थी, 10% मेरा सेल्स का ट्रेंड था और उसमें ऐड करते हैं तो 11 हो गया ना। तो 11 लाख रुपए की सेल मेरी इन 3 महीनों में होती, बट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, फायर से लॉस हो गया है। अब मेरी सेल हुई है ओनली 1 लाख। तो एक्चुअल सेल्स क्या होता है, और देख लीजिए, एक्चुअल तो जैसा नाम है ना वैसा ये काम। इसे पीरियड की जो सेल्स मीन्स कंपनसेशन पीरियड की जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। कंपनसेशन पीरियड की सेल्स को क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल्स बोलते हैं। तो ये कंपनसेशन पीरियड है, इसकी जो सेल्स है उसको बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स का मतलब सीधा सा कंपनसेशन पीरियड की सेल्स, तो वो लेस कर दीजिए शॉर्ट सेल्स। तो स्टूडेंट्स अपना जो पॉइंट था वो क्या था, शॉर्ट सेल्स, सेल्स में कितनी कमी हुई है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट बना है ये बिल्कुल आसान तरीके से, अब आपके यदि इनका मीनिंग आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है, इन्हीं महीनों में लास्ट ईयर मेरे को मान लीजिए 10 लाख सेल हुई थी, 10% हमारे सेल्स का ट्रेंड रहता है तो 10% उसमें और ऐड करते हैं। यदि फायर से लॉस नहीं होता तो मेरी सेल्स 11 लाख रुपये होती इन कंपनसेशन पीरियड में, बट अब हुई है 1 लाख। तो कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया है 10 लाख का। 10 लाख की सेल्स फोरगोन हो चुकी है, मैं गवा चुका हूँ रीजन ऑफ फायर, फायर के कारण मैं 10 लाख की सेल्स गवा चुका हूँ। तो ये है शॉर्ट सेल्स की कहानी। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल समझाया, ये नोट कर लेना और अपनी लैंग्वेज में इनको लिख लेना। आपको पूछता है वो शॉर्ट सेल्स क्या होती है, एक्चुअल सेल्स क्या होती है, स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है, तो इतना आपको पता लग गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि शॉर्ट सेल्स दिस वन, एक्चुअल सेल्स दिस वन, आपको विशेषकर ऐसे डेट लिख के देगा। आपको ही पहचान करनी है ये शॉर्ट सेल्स है, ये एक्चुअल सेल्स है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ही पहचान करनी है। तो पहचान करने का तरीका क्या है, पहचान करने का तरीका ये है, आप स्टैंडर्ड सेल्स क्या होती है उसका डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सेल्स ट्रेंड क्या होती है ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक्चुअल सेल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन के बारे में पता है कि ये होती क्या है तो आप इजीली डेट को देखकर बता सकते हो कि सर ये स्टैंडर्ड सेल्स है, ये एक्चुअल सेल्स है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, कंपनसेशन पीरियड की जो सेल्स होती है उसको एक्चुअल सेल्स बोलते हैं। कंपनसेशन पीरियड की जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल्स बोलते हैं। और कंपनसेशन पीरियड की जो सेल्स होती है उसको एक्चुअल सेल्स, सेम पीरियड लास्ट की जो सेल्स होती है उसको स्टैंडर्ड सेल्स बोलते हैं। सेल्स ट्रेंड होता है वो सेल्स इंक्रीज का ट्रेंड बताया जाता है।
तो इस प्रकार से शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो अपने वो शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। आपको क्वेश्चनों में इस प्रकार से डेट देगा, वो डेट देखनी है। कंपनसेशन पीरियड आपको बता दिया मैंने, इसको कंपनसेशन पीरियड को क्वेश्चन में इंडेमनिटी पीरियड भी लिख सकता है, कंपनसेशन पीरियड भी लिख सकता है, डिस्टर्ब पीरियड भी लिख सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का आप सोचोगे कि फॉर्मूला सर ये है सेल्स डिवाइड में सेल्स इनटू 100, बट सेकंड मेथड में ये नहीं लगाना है। सेकंड मेथड में फॉर्मूला चेंज है, यहाँ ऐसे लिखोगी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंसेस, इंश्योर्ड क्या लिखा है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला है अपने को। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, सेल्स ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी। 31 मार्च की सेल्स, 31 मार्च का ही नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब ईयर एंडेड वाला प्रॉफिट और सेल्स लेनी। इंश्योर्ड यहाँ क्या लिखना है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स खर्चे। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स खर्चे, डेड रेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो स्टैंडिंग चार्जेस आपको कहेगा कि फिक्स एक्सपेंसेस 10,000 बट 80% इंश्योर्ड, तो इसका मतलब 80% ही आपको लिखना है। और आपको ऐसे लिखे इंश्योर्ड एक्सपेंसेस 10,000 और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा 10,000 इंश्योर्ड है, वहां लिख देना। और आपको ऐसे लिखे फिक्स एक्सपेंसेस 10,000 80% इंश्योर्ड, इंश्योर्ड वाले है, इसका मतलब 8,000 यहाँ लिखना है। समझ में आ रही ना? तो जो इंश्योर्ड है वो यहाँ लिखना है, डिवाइड बाय सेल्स। और ये सेल्स और नेट प्रॉफिट है, ये सेल्स आपको 31 मार्च वाली सेल्स लिखनी है। 31 मार्च का मतलब है अकाउंट क्लोज करते हो 31 मार्च को, तो वो 31 मार्च वाली सेल्स और ये प्रॉफिट, ठीक है। ईयर एंडेड लिखा मिलेगा क्योंकि सेल्स आपको बहुत अधिक मिलेगी इन क्वेश्चनों में। तो आपको पहचान करनी है कि यहाँ जो सेल्स आएगी वो कौन सी आएगी। तो ये 31 मार्च वाली मतलब ईयर एंडेड वाली, ईयर एंडेड लिखा मिलेगा ना, वो सेल्स यहाँ लिखनी है। तो वो यहाँ लिख के आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गया? तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दो आपको मैंने पॉइंट बताए हैं, इनको आप याद करना अच्छी तरह से। और आगे के स्टेप है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।